साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज व्यंजन संधि पर चर्चा होगी। स्वर संधि की तुलना में कई बार लगता है कि व्यंजन संधि कठिन है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप मेरे साथ ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे, मेरे साथ ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये लगेगा कि व्यंजन संधि बहुत आसान है। यद्यपि थोड़ा सा नियम ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वह नियम इतने जटिल हैं कि उनको समझना बहुत कठिन है। क्रमशः आप देखते चलेंगे, आपको समझ में आता जाएगा और वह आपको लगेगा कि नहीं, व्यंजन संधि का जो हुआ है वो गलत है, वह भी सरल है। ठीक है, तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सभी पहले देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ, यहाँ तीन बिंदु बहुत ध्यान देने वाले हैं। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण, यानी व्यंजन के साथ स्वर वर्ण का मेल हो तब व्यंजन संधि, या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो तब भी व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर वर्ण का मेल हो या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो, अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो, यानी स्वर वर्ण व्यंजन के साथ स्वर का मेल, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल, या स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, आपने परिभाषा देख ली, यह आपको समझ में आएगा जब हम इसके नियमों की चर्चा शुरू करेंगे। व्यंजन संधि के साथियों मुख्य रूप से 7 नियम आज हम आपको बताएंगे और उससे पूरी उन 7 नियमों में कोशिश ये होगी कि पूरी व्यंजन संधि समाहित कर ली जाए। तो आइए व्यंजन संधि का पहला नियम देखते हैं। व्यंजन संधि का पहला नियम क्या है साथियों? बहुत आसान है, क्रम से आप इसे देखते चलिए, क्रम से आप चाहे इसको नोट करते चलें या क्रम से आप अपने मस्तिष्क में इसको स्थापित करते चलें, कंठस्थ करते चलें, तो आपको ये लगेगा कि नहीं, क्रमशः अगर हम नियम जान रहे हैं तो बहुत आसान है। देखिए कह रहा है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहला नियम है। पहला नियम है वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं? कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, है ना। तो ये जो वर्गीय व्यंजन है, इनमें कह रहा है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब देखिए नियम क्या कह रहा है, यदि क च ट त पा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सब में देखिए हलंत लगा है। व्यंजन का शुद्ध रूप क्या है? उसका हल रूप, यानी जिसमें हलंत लगा हो। स्वर जुड़ने के बाद क्या होता है? हलंत हट जाता है। क च ट त पा के बाद संधि में, संधि में जब दो शब्द जुड़ते हैं तो क्या है, अगर क च ट त पा के बाद जुड़ने वाला, उसके बाद स्वर वर्ण, यहां देखिए नियम देखिए, स्वर वर्ण हो या वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा वर्ण हो। बहुत ध्यान से देखिए साथियों, इसके बाद क च ट त पा के बाद कोई स्वर वर्ण हो या वर्गीय व्यंजनों का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ जानते हैं आप, य र ल व, ठीक है ना, आए तो वर्ग का पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अभी आपको थोड़ा जटिल लग रहा होगा, आप जैसे उदाहरण देखेंगे आपको लगेगा कि नहीं बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि यदि क च ट त पा के बाद कोई स्वर वर्ण आता है या वर्गीय व्यंजनों का पांचों, जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन आता है, तो जो ये पहला है, वर्ग का पहला वर्ण है क च ट त पा, ये उसी वर्ग के, अपने ही वर्ग के, जैसे का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का धा हो जाएगा, दा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, यह जो भी पहला वर्ण है ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण तो आपको ये बिल्कुल एकदम आसान लगेगा। इसमें देखिए दिक धन गज,
दिक धन गज, इसमें देखिए क्या है, का है ना, का और गा का मेल हो रहा है, का और गा यानी व्यंजन और व्यंजन का मेल है। यहां देखिए किसका मेल है, व्यंजन और व्यंजन का मेल है। का जो है, का के साथ क्या है, गा आ रहा है। गा क्या है, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, का खा गा तीसरा है ना। तो यह परिवर्तन देखिए, संधि क्या हो रही है, दिक धन गज का क्या होता है मेल, या संधि क्या होती है, दिग्गज। दिक धन गज यानी दिग्गज हो गया ना। यहां क्या होगा, ये का किसमें परिवर्तित हो गया, ये का अपने ही वर्ग के तीसरे यानी का खा गा में बदल गया। इसमें हलंत लगा है ना, हलंत का अर्थ आप जान रहे हैं कि आधा हो गया। यहाँ देखिए ये आधा गा हो गया, यहाँ पूरा गा पहले से था, गज पहले से था, यह का क्या हो गया, अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो गया, दिग्गज। ठीक है ना। अब देखिए अगला अगला उदाहरण देखिए, क्योंकि हर कंडीशन पर एक मैंने उदाहरण लिख रखा है कि आपको आसानी समझ में आ जाए। दिक धन अंत बराबर दिगंत। यहां देखिए आ क्या है, स्वर है, आ क्या है, स्वर है। का और आ का मेल हो रहा है ना। का, इसमें का में हलंत लगा है, ध्यान दीजिएगा। का प्लस आ का मेल हो रहा है और क्या हो जा रहा है, का यहां क्या हो गया, का अपने तीसरे गा में परिवर्तित हो गया, क्योंकि इसमें हलंत लगा है और जैसे ही यह आ जुड़ा, गा क्या हो गया, पूरा हो गया। गा प्लस आ, आधा गा प्लस आ हो गया गा, और क्या होगा, यह अनुस्वार पहले से ही है, दिगंत। ठीक है ना। दिक धन, यह का जो है तुरंत अपने तीसरे में परिवर्तित हो रहा है। संधि किसकी हो रही, का धन आ की। जैसे मैंने कहा ना कि इसके बाद एक स्वर वर्ण आता है, तब भी पहला वर्ण क्या होगा, वो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। साथियों यहाँ ध्यातव्य है कि का चा टा ता पा सबके साथ यही नियम लागू होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, दिक धन विजय अर्थात दिग्विजय। दिक धन विजय अर्थात दिग्विजय। देखिए यहां भी क्या हो रहा है, का के साथ क्या जुड़ रहा है, का के साथ यहां अंतस्थ जुड़ रहा है, या जुड़ रहा है ना, सॉरी वाह यानी वाह, अंतस्थ जुड़ रहा है। दिक धन विजय, दिक धन विजय दिग्विजय। का क्या हो गया, गा में परिवर्तित हो गया, और यहां देखिए ये आधा गा हलंत लगा है ना का में, दिक धन विजय दिग्विजय हो गया। यानी जब पहला वर्ण अंतस्थ से भी इसका योग होता है, जुड़ता है, तो वहां भी वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। आप देख लीजिए दिग्विजय हो गया है। अगला देखिए अच धन अंत, यहाँ चा वाला उदाहरण आ गया है ना। चा वर्ण का उदाहरण एक ले लिए हैं, बहुत ज्यादा उदाहरण लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा, इसलिए हम बस यह एक नियम की तरह आप समझ लीजिए। बहुत ज्यादा उदाहरण हम आपको अभ्यास सेट में देंगे। ठीक है। अच धन अंत यानी अजंत, अच धन अंत अजंत। यहां देखिए साथियों क्या है, चा जो है, चा वर्ण का तीसरा वर्ण कौन सा है, चा छा जा। चा किसमें परिवर्तित हो गया, चा जा में परिवर्तित हो गया, इसमें हलंत लगा है, जैसे यह आ जुड़ा हलंत हट गया है ना, और यह अच धन अंत बराबर अजंत हो गया। ठीक है। चलिए अब नियम 2 देखते हैं। ठीक है। इसको लिखा रहने देते हैं, इसको नीचे देख लेते हैं। नियम 2 कह रहा है, पहला नियम आपने देख लिया, बहुत आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे तो समझ में आ जाएगा। का चा टा ता पा वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण के बाद यदि स्वर वर्ण आता है, या वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, या अंतस्थ आता है, तो ये जो पहला वर्ण है का चा टा ता पा, ये
अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। बस इतना आपको याद रखना है, ये आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नियम। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग जब बात होगी तो आप सीधा जान लीजिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग की बात हो रही है। वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवा वर्ण कौन सा है? पंचमाक्षर, जिसको आप कह सकते हैं अंगा, ञ, ड़ा, न, मा। ठीक है, यह देखिए, यदि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण के बाद पंचमाक्षर आए तो प्रथम वर्ण पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। बहुत सरल नियम है, उदाहरण से आप देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। यदि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण के बाद, वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण देखिए का, इसके बाद क्या आ रहा है? पंचमाक्षर पा, फा, बा, भा, मा, ये पंचमाक्षर है ना। आप देखिए वाक धनमय, इसकी संधि क्या होती है? वांग्मय। ठीक है ना, वाक धनमय वांग्मय। नियम क्या कह रहा है कि यदि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण के बाद पंचमाक्षर आए, प्रथम वर्ण के बाद किसका यहाँ योग है? किससे संधि हो रही है? पंचमाक्षर से हो रही है। यह प्रथम वर्ण किसमें परिवर्तित हो गया? यह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, क्या? अपने ही वर्ग के। का वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? अंगा, का, खा, गा, अंगा। यह अंगा में परिवर्तित हो गया। यहाँ देखिए इसमें हलंत लगा था और यहाँ इसमें भी हलंत लगा रहेगा। वाक धनमय अर्थात वांग्मय। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखिए, वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण टा, टा, और यहाँ देखिए पंचमाक्षर मा। इसका जब हम संधि करते हैं क्या हो रहा है? सट धन मास अर्थात षण्मास। ठीक है ना। टा का पंचमाक्षर क्या है? टा। वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ट, ठ, ड, ढ, अणा। टा तुरंत देखिए, जब इस यहाँ पंचमाक्षर होने के वजह से नियम के अनुसार टा किसमें परिवर्तित हो गया? अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर ऋणा में परिवर्तित हो गया। यहाँ हलंत लगा है यानी ये आधा है, ये षण्मास हो गया। यहाँ देखिए तत् धनमय, तत् धनमय जब इसकी संधि हो जाएगी साथियों तो ये हो जाएगा तन्मय। क्यों हो जाएगा? ता वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? ता, था, दा, धा, ना। हलंत लगा है यानी आधा ता है, यहाँ आधा ना तुरंत हो गया, यह है तन्मय। ठीक है ना, नियमानुसार। अगला देखते हैं अपधनमय। अपधनमय का जब आप संधि करते हैं तो ये हो जाता है अम्मय। अम्मय। ठीक है। पा का पंचमाक्षर क्या है? पावर का पंचमाक्षर पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है ना। पा किसमें परिवर्तित हो गया? मां में परिवर्तित हो गया। हलंत लगा है चूंकि तो ये आधा है, आगे मैं लिखा ही है, ये अम्मय हो गया नियम के अनुसार, नियम 2 के अनुसार। ठीक है साथियों, अब आइए अगला नियम देखते हैं। साथियों नियम 3 के अनुसार देखिए, छा संबंधी नियम यहाँ बताया गया है कि जब छा का संधि विच्छेद होता है तो उसके नियम क्या। ठीक है, ये हम बहुत ध्यान से नियम देख लेंगे, बहुत आसान है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, री। ह्रस्व और दीर्घ स्वर आप जानते हैं। ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा से होने पर छा से पहले च यानी आधा च जोड़ दिया जाता है। छा संबंधी नियम क्या है? ह्रस्व स्वर या आ का, ह्रस्व स्वर समझ रहे हैं आप? अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर या आ का, यहाँ देखिए आ का मेल छा से होने पर छा से पहले च जोड़ दिया जाता है। ध्यातव्य है किससे मेल होने पर? छा से, यानी छा से पहले ह्रस्व स्वर होगा या आ होगा। उदाहरण देखिए आप, यह था जैसे स्वधन छंद,
इसका संधि क्या होता है? स्वच्छंद। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ ह्रस्व, आप जान रहे हैं कि यहाँ हलंत नहीं लगा है ना वा में, यहाँ ह्रस्व अनिहित है, अधन छ। यहाँ देखिए नियम क्या कह रहा है कि जब ह्रस्व स्वर पहले हो और छा से मेल हो रहा हो, संधि हो रही हो, तो क्या होगा? आधा चा जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ देखिए स्वधन छंद स्वच्छंद, ठीक है, नियम के अनुसार यहाँ आधा चा आ गया। यहाँ देखिए परिधन छेद बराबर परिच्छेद, ई ह्रस्व है, ई धन छा का संधि हो रही है, तो ई के बाद छ आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आधा च आ रहा है, ह्रस्व शब्द है ना। यहाँ देखिए अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, ठीक है। यहाँ उ, ये भी ह्रस्व है, उ धन छा की संधि हो रही है, तो स्वाभाविक है कि नियम के अनुसार उसके पहले छा के पहले क्या आ जाएगा? आधा चा आ जाएगा, आधा चा आ गया। यहाँ देखिए विधन छेद विच्छेद, यहाँ भी देखिए ई और छा की संधि हो रही है, छा के पहले यहाँ आप देखिए नियम के अनुसार आधा चा आपका आ गया। तो मुझे लग रहा है 6 संबंधी नियम आपको समझ में आ गया होगा। 6 संबंधी नियम आप समझ लिए हैं, बहुत सरल है, ठीक है। अब अगला नियम संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। नियम संख्या 4 त संबंधी नियम है। त संबंधी नियम साथियों, इसके 5 और उप नियम है, ठीक है ना। थोड़ा सा यह जो है विस्तृत है, तो आइए इसको क्रमशः देखते हैं, तेजी से देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ आते चलेगा। यहाँ देखिए त में हलंत लगा है ना। त के बाद यदि च छा हो, जब विच्छेद होता है तो यदि ता के बाद यदि च छा हो, तो यहाँ त में हलंत लगा है, ध्यान दीजिएगा। ता का चा हो जाता है, यानी चाहे चा हो चाहे छा हो, ता का चा हो जाएगा, चाहे चा हो चाहे छा हो। यहाँ देखिए चा और छा में पहले जो आ रहा है चा, यानी पहले जो आ रहा है वही हो जाएगा, चाहे चा हो चाहे छा हो, यानी चा हो जाएगा। पहले चा रहा है, इसको ध्यान दीजिए। ता के बाद यदि चा छा हो तो का चा हो जाएगा। उदाहरण देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए उत्धन चारण, क्या हो जाता है? ये उच्चारण, उत्धन चारण। च के पहले त आ रहा है, यहाँ क्या हो गया? ता का हलंत लगा है ना, इसका मतलब ये आधा है। ता किसमें परिवर्तित हो गया? त आधा चा में परिवर्तित हो गया। यहाँ देखिए उत्धन चरित, यानी उच्चरित। यहाँ भी देखिए ता किसमें बदल गया? त आधा चा में बदल गया, क्योंकि यहाँ त के बाद चा आ रहा है। यही नियम 6 पे भी लागू होगा, ठीक है। अगला नियम देखते हैं, दूसरा नियम। त के बाद ज झ हो तो त का जा में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ भी देखिए त के बाद जा झा की बात कर रहा है। त के बाद जा झा हो, चाहे जा हो चाहे झा हो, लेकिन क्या होगा? यह ता जो है, चाहे जा हो चाहे झा हो, यह जा में परिवर्तित हो जाएगा। आधा जा में हलंत लगा है ता में, यह क्या है? आधा जा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए उदाहरण इसका, सतधन जन, सतधन जन अर्थात सज्जन, सतधन जन अर्थात सज्जन। यहाँ देखिए ता किसमें परिवर्तित हो गया? त आधा जा में परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से उत्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, उत्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। यहाँ देखिए ता क्या हो गया? ता यहाँ आधा जा में बदल गया। उत्धन झटिका बराबर उज्झटिका। यहाँ देखिए ता के बाद झा था, लेकिन क्या हुआ? ता
ता जा में, आधा जा में परिवर्तित हो गया उज्झटिका। आइए क्रमशः उपनियम 3 देखते हैं। त के बाद यदि ट ड, ता के बाद यदि ट ड हो तो त क्रमशः टा में और डा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ फिर से इसको देखिए, कह रहा ता के बाद यदि टा डा हो, त के बाद यदि टा डा हो तो ता क्रमशः टा है तो टा में परिवर्तित हो जाएगा, और ता के बाद अगर टा है तो यह टा में बदल जाएगा, और ता के बाद अगर डा है तो यह ता जो है वो डा में बदल जाएगा। देखिए उदाहरण से आपका स्पष्ट हो जाएगा। बृहत धन टीका, बृहत टीका का जब संधि होता है तो यह हो जाता है बृहत टीका, बृहत टीका, बृहत टीका। ये ता देखिए किसमें परिवर्तित हो गया, ये चूंकि हलंत लगा है आप जान रहे हैं, ये है ता ट में परिवर्तित हो गया बृहत टीका। उत्तधन डैनम, उत्तधन डैनम इसका संधि होने पर क्या हो जाता है, उत्तधन डयन है, उत्तधन डयन। ये परीक्षाओं में अनेक बार पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। उत्तधन डयन का क्या हो गया, उड्डयन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ डा था तो उसके पहले ता क्या हो गया, उसके पहले त आधा डा, क्योंकि गलत लगा है, ये डा हो गया। यहाँ देखिए टा था तो सॉरी, यहाँ टा था तो ये क्या हुआ, जब संधि हुई तो ता टा हो गया, यहाँ डा था तो संधि हुई तो ता डा हो गया। ठीक है, उड्डयनम। अब आइए चौथा उपनियम देखते हैं। चौथे नियम में क्या कह रहा है, त के बाद यदि ला हो तो त का ला में परिवर्तन हो जाता है। त है और अगला पद ला है, जिससे संधि हो रही है तो क्या हो जाएगा, ता आप ला हो जाएगा। जैसे तत् धन लीन बराबर तल्लीन। यहाँ देखिए ता के बाद क्या है, ता के बाद ला है, यानी ला के पहले ता है, तो आपका यह ता क्या है, चूंकि हलंत लगा है आधा है तो यह ला में परिवर्तित हो गया, तल्लीन हो गया। उत्तधन लेख, इसकी संधि क्या होगी, उल्लेख, है ना, ला के पहले त है, इसमें हलंत लगा है, यहाँ देखिए आधा ला हो गया। उत्तधन लास बराबर उल्लास। नियम अनुसार इसमें भी देख लीजिए, ला के पहले क्या है, त है, यह ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, ला में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ देखिए ला में परिवर्तित हो गया, उल्लास हो गया। तो साथियों आपने उपनियम 4 देख लिए। आप आइए ता से संबंधी उपनियम 5 देखते हैं। साथियों ता संबंधी उपनियम 5 देखिए। उपनियम 5 के अनुसार त के बाद यदि, और ध्यान से देखिए, त के बाद यदि श हो तो त का चा में और शा का छा में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, उदाहरण समझना चाहिए। उत्तधन श्वास, इसका संधि क्या होगा, उच्छ्वास। अब यहां देखिए नियम क्या कह रहा है, ता के बाद यदि श हो, ता के बाद क्या है, श है, यहां देखिए ता के बाद श है, ता के बाद श है ना, फिर ता का चा में, ता देखिए हलंत लगा है, ता का चा में परिवर्तन हो गया, और शा का छा में, शा का छा में परिवर्तन हो गया। क्लियर, बहुत आसान है, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। एक बार तेजी से फिर देख लीजिए आप। ता के बाद यदि शा हो तो, ता के बाद यदि शा हो तो ता का चा में, ता का परिवर्तन किस में हुआ, चा में, हलंत लगा है, ये आधा है, आप जान रहे हैं। और शा का परिवर्तन किस में होगा, छ में। यहाँ जहां श आधा है तो छ भी आधा ही होगा, तो ये क्या हो गया, उच्छ्वास। ठीक, ता जो है वो चा में परिवर्तित हो गया, श जो परिवर्तन है वो छ में परिवर्तित हो गया। यहाँ बहुत ध्यान से देख लीजिए, उच्छ्वास जो है वो वर्तनी के प्रश्नों में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो जहां भी यह लिखा रहे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ च भी आधा है और छ भी आधा है, छ में हलंत अगर लगा है तभी उच्छ्वास शुद्ध है। ये वर्तनी का भी प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है सत्य धन शास्त्र। यहाँ देखिए इसका क्या संधि होगा,
छात्र। अब देखिए क्या, ता क्या किस में बदल गया, ता चा में बदल गया और शा आपका छा में बदल गया, है ना, नियम के अनुसार। ठीक है, आइए उपनियम छा देखते हैं। साथियों क्षमा करिएगा, मैंने बताया था 5 उपनियम है ता संबंधी, लेकिन ता संबंधी 6 उपनियम है। छठा उपनियम देखिए, त के बाद यदि, इसी तरह से यह भी है, ध्यान से देख लीजिए, त के बाद यदि। यहां मैं बताना चाहूंगा आपको कि व्यंजन संधि के साथ एक बात बहुत स्पष्ट है कि जितना आप इसका अभ्यास करेंगे, जितने उदाहरण देख लेंगे, उतने ये आसान होती जाएगी, उतने आपको समझ में आती जाएगी। इसलिए इसको ध्यान से देखिए, इसके बाद बहुत से उदाहरण भी देखा जाएगा अभ्यास प्रश्नों में, तब यह आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ हम नियम के साथ एक एक उदाहरण इसलिए ले चल रहे हैं कि बहुत लंबा वीडियो न हो। तो के बाद यह देखिए, त के बाद यदि हा हो तो, ता के बाद यदि हा हो तो त का दा में और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण से देखिए, उत धन हार, उत धन हार, इसका क्या होगा, उद्धार। ठीक है ना, उत धन हार, इसका क्या होगा, उद्धार। इसको हम अलग अलग लिख दें तो शायद ज्यादा आसान रहेगा आपको समझना। ये देखिए, उद्धार यही है ना। अब इसमें क्या देखिए, क्या कह रहा है, त के बाद यदि हा हो तो, ता के बाद हा है, ता का दा में, ता का दा में परिवर्तन हो गया, ता में हलंत लगा है, दा में भी हलंत लगा है, ता का दा में और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है, हा का देखिए धा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये हो गया उत धन हार उद्धार। ऐसे अगला भी देख लीजिए, उत धन उत धन हत, इसका विच्छेद होगा उत धन हत, और इसकी जब संधि होगी तो ये हो जाएगा उद्धत। ठीक है ना, उत धन हत, उत धन हत की संधि क्या हो रही है, उद्धत। यहां भी देख लीजिए नियम के अनुसार, ता के बाद यदि हा हो तो, ता के बाद हा है ना, तो ता का दा में, ता का दा में परिवर्तन हो गया, ता दा में हो गया, ता में हलंत लगा है, दा में भी हलंत लगा है, और हा का धा में, हा का धा में परिवर्तन हो जाएगा, हा का धा में परिवर्तन हो गया, उत धन हत उद्धत। ठीक है, चलिए ता संबंधी नियम समाप्त होता है। अब ना संबंधी नियम देखते हैं। नियम संख्या 5, 7 नियम है, आपको पता है, 5वां चल रहा है, 2 नियम और तेजी से हम लोग और देखेंगे। ना संबंधी नियम क्या है, यदि री र श के बाद न आता है तो न का ड़ा हो जाता है या ड़ा में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखिए, प्रधनमान बराबर प्रमाण, ये ड़ा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां इस उदाहरण देखिए, श के बाद क्या कह रहा है, ना। ठीक है, तो ये भूषण का भूषण में परिवर्तित हो जाता है, भूषधन भूषण, प्रधनमान प्रमाण, ना कड़ा दोनों में हो जा रहा है। तो साथियों आपने ना संबंधी नियम देखा। अब आइए हम अगला नियम देखते हैं। साथियों नियम नंबर 6, नियम 6 के अनुसार आप देखिए, इसमें मां संबंधी नियम बता रहा है, मां संबंधी नियम बता रहा है। इसमें देखिए कह रहा है कि मां का मेल, मां का मेल क से मां तक किसी भी व्यंजन से होने पर मां उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। यहाँ थोड़ा सा एक सेकंड का आप समझ लेंगे। क से मां तक क्या है, यह वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आता है ना। क ख ग घ गा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध ना, प फ ब भ मा। का से लेकर मां तक का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के अंतर्गत पूरा आता है। कह रहा है कि मां का मेल का से लेकर मां तक, यानी का वर्ग से लेकर मां वर्ग तक पूरे में यदि किसी भी व्यंजन से होता है तो मां क्या होता है, मां उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। यह देखिए, इसमें हलंत लगा है, मां उसी वर्ग के
यहाँ भी हलंत लगेगा। माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। अब कैसे, देखिए उदाहरण, जैसे समधन कलन, समधन कलन, इसका जब संधि होगा क्या हो जाएगा, इसका संधि हो जाएगा, आप उच्चारण से देखिए, संकलन। यद्यपि इसका पंचमाक्षर का प्रयोग अब प्रिंटिंग की सुविधा की दृष्टि से कम हो गया है या प्राय बंद हो गया है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में तो पूरी तरह से इसको बंद कर दिए हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि समधन कलन, यह क्या होगा, संकलन, अंग अंग आ रहा है ना, संकलन। क्यों, उदाहरण कह रहा है कि का से माँ तक किसी भी व्यंजन से मेल होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। किससे मेल हो रहा है, का से मेल हो रहा है ना, और का वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, अंगा है। माँ किस में बदल जाएगा, माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में। का वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, अंगा है। यहाँ देखिए माँ का वर्ग के पंचमाक्षर में बदल गया, संकलन। माँ क्या हो गया, का वर्ग के पंचमाक्षर में बदल गया। का से लेकर माँ तक अगर यहाँ है और यहाँ पर म है, तो ये माँ इसी वर्ग के, जिस वर्ग का यहाँ का वर्ण होगा उसी वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। साफ बात। यहाँ देखिए संकलन। अगला देखिए समधन चय, संचय, उच्चारण करिए। यह देखिए शुद्धतम रूप है ना, संचय। आपके उच्चारण में या का उच्चारण हो रहा है, संचय, संचय, संचय। च के पहले म है, चा वर्ग का पंचमाक्षर ञा है, तो क्या है, चा के पहले जो म है वो चा वर्ग के पंचमाक्षर में बदल गया, ञा हो गया, संचय। अगला देखते हैं परंतु, यानी परंतु, है ना। ता के पहले माँ है, ता वर्ग का पंचमाक्षर कौन है, त थ द ध ना। यहाँ देखिए माँ किस में बदल गया, माँ ना में बदल गया, हलंत लगा है माँ में, यहाँ आधा ना हो गया। माँ किस में बदल गया, ता वर्ग के पंचमाक्षर में बदल गया। ठीक है। अगला देखिए संपूर्ण, इसका संधि क्या होगा, इसका संधि होगा संपूर्ण। ये देखिए समधनपूर्ण, समधनपूर्ण अर्थात संपूर्ण। पा वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, प फ ब भ मा, मा स्वयं है, इसलिए क्या है, पा वर्ग का पंचमाक्षर मा है, यहाँ ये मा ही रहेगा, संपूर्ण, समधनपूर्ण। तो नियम के अनुसार का से मा तक अगर किसी भी व्यंजन से पहले ये मा है तो क्या होगा, ये माँ का से लेकर माँ तक जो भी व्यंजन है उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। आइए उपनियम 2, ये आपने देखा माँ संबंधी उपनियम 1, यहाँ माँ संबंधी उपनियम 2। देखिए तेजी से देखते हैं। माँ का मेल यदि या रा ला वा शा सा सा हा से हो तो माँ सदैव अनुस्वार रहता है। उदाहरण से देखते हैं, या रा ला वा शा शा शाहा, यानी अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन माँ के बाद यदि हैं, इनका मेल, माँ का मेल यदि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों से होता है तो माँ क्या रहेगा, सदैव अनुस्वार रहेगा। समधन योग संयोग, देखिए समधन योग संयोग, ये क्या है, अनुस्वार ही रहेगा। समधन रक्षक यानी संरक्षक। समधन लाभ, यहाँ यहाँ रहेगा, समधन लाभ यानी संलाप। ये माँ क्या है, अनुस्वार। यहाँ समधन सार, संसार। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ माँ के बाद क्या है, या है, यहाँ माँ के बाद का है, रा है, या के बाद यहाँ माँ के बाद या है, यहाँ माँ के बाद रा है, संरक्षक। यहाँ माँ के बाद ला है, ठीक है ना। यहाँ देखिए माँ के बाद सा है आपका, यहाँ संशय यानी यहाँ भी अनुस्वार रहेगा, संशय। यहाँ क्या है, माँ के बाद श है। अगला देखिए सम
विधान, यहाँ अनुस्वार लगेगा, अनुस्वार ही रहेगा, ये क्या हो गया संविधान। तो यहाँ देखिए वाह, माँ के बाद क्या है, माँ के बाद वाह है। कहने का मतलब यह है माँ का नियम देखिए, माँ का मेल यदि अंतस्थ और ऊष्म से हो तो माँ सदैव अनुस्वार रहता है। आप जानते हैं कि अब पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार के जैसे मैंने बताया कि प्रयोग चलन में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुत साधारण सी बात है। समधन मान बराबर सम्मान। ये देखिए जैसे यहाँ था हलंत लगा है आधा है, वैसे यहाँ ये रहा। क्यों? क्योंकि माँ के बाद माँ है, माँ के बाद माँ होने पर कोई परिवर्तन नहीं, माँ के बाद माँ होगा कोई परिवर्तन नहीं। समधन मति बराबर सम्मति। ठीक है साथियों, यहाँ आपने इस पेज में माँ संबंधी नियम देख लिया। अब एक नियम बचता है, उसको आइए देखते हैं। साथियों नियम 7 देखते हैं जो सा संबंधी नियम है। सा संबंधी नियम देखिए, यह अंतिम नियम है व्यंजन संधि का। सा से यहाँ देखिए नियम क्या कह रहा है, स के पहले यदि, स के पहले यदि आ से भिन्न स्वर हो तो सा का श, इसको क्या कहेंगे आप, मूर्धन्य श में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखिए, विधन सम बराबर विषम, विधन शा बराबर इसका होने पर विषाद, सुधन समा सुषमा। अब यहाँ आप देखिए परिभाषा क्या कह रहा है कि श के पहले, यहाँ देखिए स के पहले आ से भिन्न स्वर, आ से भिन्न स्वर है, यानी ई और सा की संधि हो रही है, ई और सा। तो आ से भिन्न स्वर है, इसलिए यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है, सा का श हो जा रहा है विषम। वही यहाँ भी देखिए सा से पहले आ से भिन्न स्वर ई यहाँ भी है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ सा का मूर्धन्य शा में परिवर्तन हो जा रहा है। यहाँ देखिए क्या है, आ से भिन्न स्वर यानी उ है, उ और सा की संधि हो रही है, तो सा का परिवर्तन किस में हो जा रहा है, मूर्धन्य सा में हो जा रहा है। ठीक है, तो साथियों आज हमने व्यंजन संधि के पूरे नियमों को तेजी से देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोशिश मेरी यही है कि अधिकतम सरल तरीके से इसको बताया जाए, जिससे आप एक बार वीडियो देखें आपको तुरंत समझ में आ जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको यह पसंद आया हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।